हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 5 के बारे में। तो वीक 4 तक की सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। नोट्स भी ऑलरेडी सारे वीडियोस में अवेलेबल है। इस वीडियो का नोट भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट आई हाईली सजेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं भी बहुत सारी मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक यू आर पेइंग मी बाई दिस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीक 5, ओके। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज गुड रिलेशनल डेटा या डिजाइन, ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस डिजाइनिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ गुड रिलेशनल डेटा डिजाइन, ठीक है। बेसिकली डेटाबेस का कोई डेटाबेस डिजाइन सही है, अच्छा है, गुड है, वो कैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बताती हैं कि बेसिकली कोई डेटाबेस डिजाइन जो है वो अच्छा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि रिफ्लेक्ट्स रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि क्या कहता है कि एक गुड डेटाबेस डिजाइन बेसिकली क्या करेगा, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है मेरा, उसको रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। कैन रिप्रेजेंट ऑल एक्सपेक्टेड डेटा ओवर टाइम, ठीक है। जितने भी मैं डेटा एक्सपेक्ट करता हूं उसको वो रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। अवॉइड रिडंडेंट स्टोरेज ऑफ डेटा आइटम्स, रिडंडेंसी को अवॉइड करता हो, यानी कि डुप्लीकेट्स नहीं होता हो उसमें। प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सेस टू डेटा, मतलब एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। मैं आसानी से कहीं भी रहूं और उस डेटा को एक्सेस कर पाऊं, ये होना चाहिए। सपोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटेग्रिटी ओवर टाइम, ठीक है। डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता हो, क्लीन हो, कंसिस्टेंट हो, इजी हो। एंड दीज ऑब्जेक्टिव समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। बट दीज आर ऑल द थिंग्स जो हम कहेंगे कि एक गुड डेटाबेस डिजाइन है, ठीक है। बात करते हैं रिडंडेंसी का भी। हमने क्या कि रिडंडेंट होना चाहिए, तो क्या मतलब इसका? रिडंडेंसी मतलब होता है हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा इन द डेटाबेस, ठीक है। मतलब मल्टीपल चीजें हैं, जैसे कि लेट्स से एक स्टूडेंट और डिपार्टमेंट डेटाबेस है जिसके अंदर एक टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट, जिसके अंदर उसका डिपार्टमेंट भी है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारा एक डेटा डिपार्टमेंट से होंगे। लेट्स से कि ये हमारा है, ठीक है, एस नेम है और एस डिपार्टमेंट है, ठीक है। एस नेम है, एस डिपार्टमेंट है। तो लेट्स से सूरज है, सूरज किसी एक डिपार्टमेंट से होगा, ठीक है। मनोज है, वो भी उसी डिपार्टमेंट से होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो डबल डेटा हमने रख रखा है, यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एक रिडंडेंसी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एनोमलीज को जनरेट करता है। एनोमलीज क्या होता है, तो बेसिकली वो इनकंसिस्टेंसीज दैट कैन राइज ड्यू टू डेटा चेंजेस इन द डेटाबेस विद इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। तो बेसिकली वो सारे डिफेक्ट्स या फिर एनोमलिटी यानी डुप्लीकेशन, ये सारी चीजें, ठीक है, जो आती हैं डेटाबेस में जब हम डेटा को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेसिकली है ना, कब कब, इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन के टाइम, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह की एनोमलीज हैं, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड अपडेशन एनोमली, ठीक है। तो क्या होता है, चीजें देखते हैं। तो इंसर्शन एनोमलीज है कि insertion anomalies occur when it is difficult to add new data to the database due to constraints or dependencies, ठीक है। there are mainly two types of insertion anomalies, जैसे कि पहला क्या है, incomplete information anomaly और दूसरा क्या है, inability to add records। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है ड्यू टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स या फिर कुछ डिपेंडेंसीज, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी और पे डिपेंडेंट है। तो क्या होता है उस टाइम पे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एनोमली, कि मतलब कि किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो वो चीज जब तक फिल नहीं होगा मैं अपने आपको फिल नहीं कर सकता, अपना डेटा को फिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, है ना, कि अपना अगर फिल करिए तो वो वाला इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, वो रहेगा। जैसे कि हर एक स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट से लिंक होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट होना चाहिए तभी तो स्टूडेंट होगा ना कि लिंक करेगा, ठीक है। दूसरा क्या, इनएबिलिटी टू ऐड रिकॉर्ड्स, ठीक है। इफ सर्टेन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड इंसर्ट करते समय कुछ डिपेंडेंसी है, ठीक है, एक दूसरे किसी चीज पे डिपेंडेंट है। ए न्यू रिकॉर्ड वायलेट्स दिस डिपेंडेंसीज, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऐड द रिकॉर्ड विदाउट वायलेटिंग द इंटीग्रिटी कांस्टेंट, मीना उसको वायलेट किए हुए पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कि हम उसको ऐड कर पाए, ठीक है। देन अपडेट एनोमली, अगेन सेम चीज है, इनकंसिस्टिंग होगा। अपडेटिंग वन पार्ट ऑफ द डेटाबेस एंड फॉरगेटिंग टू अपडेट रिलेटेड डेटा कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो अपडेट कर रहे हैं तो एक जगह का अपडेट कर रहे हैं और दूसरी जगह अपडेट नहीं हुआ, है ना। तो लेट्स से किसी का नेम चेंज करना है, ठीक है। तो अभी नए डेटा में मैंने नेम चेंज किया, लेकिन पुरानी जगह जहां जहां वो उसका नेम लिंक्ड है वहां पे चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है, एनोमली है।
फिर डिपेंडेंसी वायलेशन, अपडेटिंग अ नॉन की एट्रीब्यूट इन अ वे दैट वायलेट्स फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंसी और लॉस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो जहां पे नॉन की एट्रीब्यूट है और उसको अपडेट करते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, इनकंसिस्टेंसी को कॉज करेगा। देन सेम चीज डिलीशन के साथ हो सकता है कि एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है तो एक जगह डिलीट करूंगा और दूसरी जगह रह गया तो फिर हम वो क्या हो गया, एम्प्टी रह गया रिलेशन, राइट। ठीक है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा इसके कारण और डिपेंडेंसी वायलेशन भी हो सकता है। ठीक है, डेटा डिलीटिंग अ रिकॉर्ड दैट इज ओनली सोर्स ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में लीड टू लॉस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं कि रिडंडेंसी जो है, ठीक है, वो लीड्स करता है एनॉर्मलिटी को, ये हमने अभी देख लिया। ठीक है, और जब जो डिपेंडेंसी है वो रिडंडेंसी काउज करता है। ठीक है, तो ये रिडंडेंसी कहां से आता है, ये डिपेंडेंसी से आता है। ठीक है, और रिडंडेंसी के कारण क्या होता है, एनॉर्मलिटी होता है। ठीक है, तो क्या है तो डिपेंडेंसी को अगर हम कम कर देते तो रिडंडेंसी कम हो जाएगी, रिडंडेंसी कम हो जाएगी तो एनॉर्मलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक गुड डिकम्पोजिशन विल लीड्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ डिपेंडेंसी। तो एक अच्छा डिकम्पोजिशन यानी ब्रेक डाउन, ठीक है, डिपेंडेंसी को कम करेगा। ठीक है, और अच्छा डिकम्पोजिशन कहां से आएगा, उसके लिए एक टेक्निक है जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसका यूज करके हम गुड डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने ऊपर करा उसमें ये सारे ऑब्जर्वेशन है कि रिडंडेंसी से एनॉर्मली कैसे जनरेट होता है। लेट्स से रिलेशन इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट इज बेटर देन इंस्ट्रक्टर विद डिपार्टमेंट। तो इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट दोनों एक ही में टेबल में कंबाइन होगा तो मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, तो डिपार्टमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया। जबकि अगर इंस्ट्रक्टर अलग टेबल में हो, डिपार्टमेंट अलग टेबल में हो तो वो एनॉर्मली नहीं क्रिएट करेगा, रिडंडेंसी का नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सब है डिपेंडेंसी कैसे होता है। तो हाउ टू रिमूव एटलीस्ट, हाउ टू रिमूव या फिर मिनिमाइज रिडंडेंसी, तो डिकम्पोज कर दो, है ना, हर एक बड़े टेबल्स को छोटे छोटे टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, जैसे कि इंस्ट्रक्टर विद डिपार्टमेंट टेबल कैन बी डिकम्पोज टू इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इज एवरी डिकम्पोजिशन गुड, क्या हर बार जब हम ब्रेक करते हैं वो सही होता है, नो, इट्स नीड टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, ऑनर द डिपेंडेंसी एंड बी इफिशिएंट। तो जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है सबको वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक गुड डिकम्पोजिशन है। ठीक है, वेरियस स्कीम ऑफ नॉर्मलाइजेशन इंश्योर्स गुड डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लीड्स टू गुड डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। सो डिकम्पोजिशन इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ए रिलेशन इनटू स्मॉलर टेबल। ठीक है, तो बड़े रिलेशन को छोटे छोटे रिलेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करना, वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस में। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉर्म विथ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, विच इज अ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस एम टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी, डिपेंडेंसी एंड एनॉर्मलीज। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम अगर फॉलो करें तो हम लेस रिडंडेंट, लेस डिपेंडेंट एंड लेस एनॉर्मलिटीज वाला डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन दो तरह के होते हैं, एक लॉसी डिकम्पोजिशन होता है, एक होता है लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है, लॉसलेस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो लॉसी डिकम्पोजिशन इज अ रिलेशन is when a relation get decomposed into multiple relational schemas in such a way that retrieving the original relation leads to loss of information. ठीक है, तो ऐसे हम ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर उस ब्रेक डाउन को कंबाइन करेंगे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। थस अ लूजली डिकम्पोजिशन इज बाउंड टू लूज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें लूज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास टेबल था, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे दो टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसमें एक नेम है और इसमें उसकी नेम के साथ पूरा सिटी है। ठीक है, ना इन दोनों को जब वापस कंबाइन करूंगा, लेट्स ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो ज्वाइन में मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, जबकि रिकॉर्ड्स तो मेरे पास 2 ही थे। ठीक है, तो ये एक एनॉर्मली है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है कि हम जब इसका सिंपल सा फंड ये है कि जैसे एक टेबल है उसको मैंने 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वापस नेचुरल ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो फिर वो वापस मेरा ओरिजिनल टेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज द लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा है लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। वो क्या होता है, तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन R इनटू R1 एंड R2। ठीक है, एक का 2 में डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट इफ वी परफॉर्म नेचुरल ज्वाइनिंग ऑफ 2 स्मॉलर रिलेशन इट विल रिटर्न ओरिजिनल रिलेशन। ठीक है, यानी कि जब हम नेचुरल ज्वाइन करेंगे उन दोनों का, ठीक है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया R1 एंड R2, दोनों को वापस हम नेचुरली ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास वापस मेरा पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि R1 यूनियन R2 इक्वल्स टू R, ठीक है, ये मिल जाएगा, और R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब कि यूनियन करने पे तो पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए और इंटरसेक्शन करने पे कोई भी रिडंडेंट डेटा ना हो।
ठीक है। तो बेसिकली R1 नेचुरल ज्वाइन R2 करेंगे तो पूरा का पूरा मेरा R मिल जाएगा। दैट इज द फंडा, ठीक है। दिस इज इफेक्टिव इन रिमूविंग रिडंडेंसी फ्रॉम डेटाबेस व्हाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल डेटा। डुप्लीकेट्स भी हटा दिया हमने, ठीक है, और प्रिजर्व भी कर लिया ओरिजिनल डेटा को, जबकि लॉसी डिकम्पोजिशन में हम ओरिजिनल डेटा को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, तो सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हैपेंस। और ये सब कब काम आता है? जब हम करते हैं ऑडियो सैम्पलिंग करते हैं, ऑडियो कंप्रेशन करते हैं, ये सब चीजों में, तो ये सब डिकम्पोजिशन काम आता है, ठीक है। In other words, lossless decomposition, it becomes feasible to reconstruct the relation R from decomposed table R1 and R2 using joins, ठीक है। Now, जब डिपेंडेंसीज की बात करें तो इसमें एक चीज टर्म आती है जो कि कहता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली एक रिलेशन है कि हाँ एक पर्टिकुलर टेबल दूसरे टेबल पे डिपेंड है सम रिलेशन से, ठीक है। requires that the value of certain set of attributes determine uniquely the value of another set of attributes, यानी मेरा एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट किसी अदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूनिकली डिटरमाइन करे, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन स्कीमा जहां ए बिलोंग करता है आर को एंड बीटा भी बिलोंग करता है आर को, अल्फा भी बिलोंग करता है आर को, बीटा भी बिलोंग करता है आर को। द फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर एफ डी इज ए इज डिपेंडेंट टू बी, ठीक है, होल्ड्स ऑन आर if and only if any legal relation R, ठीक है, whenever any two tuples T1 and T2 of R agrees on attributes of A alpha, ठीक है, they also agree on attribute beta। यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कब होगा? जब कोई दो टपल यानी कोई दो रो किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का एक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और वही रिलेशन को मतलब एक एट्रीब्यूट को सेटिस्फाई करता है और दूसरे एट्रीब्यूट को भी वही रिलेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है कि वो फंक्शनल डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि आर जो है, ठीक है, आर में जो दो टपल है T1 और T2 ये ए को भी डिपेंड वो करे और बी को भी करे, ठीक है, डिटरमाइन करे, राइट। तो इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे T ऑफ ए एंड T2 ऑफ ए है, ठीक है, तो T1 ऑफ बीटा इज ऑल्सो T2 ऑफ बीटा, ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली होता क्या है? इज अ रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन अ डेटाबेस, टिपिकली प्राइमरी की और एडिशनल नॉन की एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये होता है, एग्जिस्ट करता है एक रिलेशनशिप, ठीक है। ए डिपेंडेंसी इज डिनोटेड बाय एरो, ठीक है, एंड इफ सी डिटरमाइंस डी, अगर C से हम D को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि C वो है, ठीक है, हैज अ रिलेशन विद D, देन इट इज डिनोटेड बाय C डिटरमाइंस D। इसको पढ़ेंगे हम C डिटरमाइंस D, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इंडिकेटेड एज C डिटरमाइंस D इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट C एंड D, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इन केस C इज रेफर्ड टू डिटर्मिनेंट एंड D इज रेफर्ड एज डिपेंडेंट, यानी कि इधर वाला डिटर्मिनेंट और इधर वाला डिपेंडेंट, यानी ये जो है इस पे डिपेंड करता है और इससे हम बेसिकली इसको निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ टर्म्स है जैसे कि कैंडिडेट की क्या होता है, तो कैंडिडेट की इज द सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। कम से कम कितने एट्रीब्यूट्स के साथ मैं किसी एक पर्टिकुलर रॉ को, डेटा के बीच में एक रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं, ठीक है, तो उससे मैं एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको कैंडिडेट की भी बोलते हैं, ठीक है। देन सुपर की होता है, सुपर की इज एनी कैंडिडेट की इज सुपर की, ठीक है, सुपर सेट ऑफ इन कैंडिडेट की, कोई भी कैंडिडेट की है उसका सुपर सेट जो होगा वो क्या होगा? एक सुपर की होगा, ठीक है। देन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स दैट आर प्रेजेंट इन कैंडिडेट की इज प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो जो जो एट्रीब्यूट्स से मिलकर कैंडिडेट की बना है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नोट, एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, ठीक है, यानी कि सुपर की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की, ठीक है। इफ क्लोजर ऑफ एनी एट्रीब्यूट्स कवर ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन देन इट इज अ सुपर की, एंड इफ इट इज मिनिमल देन इट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। अगर क्लोजर है ऑफ एनी एट्रीब्यूट्स जो कि सारे एट्रीब्यूट्स को कवर करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या है? वो सुपर की है, ठीक है, मतलब वो सुपर की है और वो मिनिमल है, कम से कम है, तो उसको हम कहेंगे कैंडिडेट की। हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली नंबर ऑफ सुपर कीज कितने मैक्सिमम हो सकते हैं उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे n1 एट्रीब्यूट्स के साथ ओनली वन कैंडिडेट की है, सिंगल एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 2n⁻⁻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 
बाय एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एक कैंडिडेट की बनता है तो टोटल कितना होगा 2 की पावर n माइनस के, और n एट्रीब्यूट्स है और ईच एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट की, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 2n की पावर -1। जैसे कि n एट्रीब्यूट्स हैं, हर एक अपने आप में एक कैंडिडेट की है, तो टोटल कैंडिडेट की कितने 2n की पावर n-1, ठीक है। अब n एट्रीब्यूट्स है, 2 डिफरेंट कैंडिडेट की है, ठीक है, फॉर्म बाई 1 और मेनी एट्रीब्यूट, ठीक है, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से बन गया, 2 अगर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बन चुके हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितने बनेंगे, तो सुपर की विथ a1 जितने बनेंगे, सुपर की विथ a2 जितने बनेंगे, और उसमें से माइनस होगा सुपर की विथ बोथ a1 एंड a2। समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखेंगे, मैक्स नंबर ऑफ सुपर की कितना होगा 2 की पावर n-m प्लस 2 की पावर n-n माइनस 2 की पावर n की माइनस m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो स्टूडेंट इन्फो है, ठीक है, स्टूडेंट इन्फो है जिसके पास कितने 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं 5 एट्रीब्यूट्स, ठीक है, 5 एट्रीब्यूट्स है हमारे पास। और एक तो ये है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं m, ठीक है, a1 इसको भी बोलते हैं, a1 भी है, ठीक है, a1 है, और ये मेरा a2 है, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे n। तो m मेरा कितना है, m इक्वल्स टू 1 है मेरा, और n इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 3 है, ठीक है, और n कितना है, n इक्वल्स टू 5 है, क्योंकि n मेरा 5 एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पे लिख देता m इक्वल्स टू 1 हो गया और n इक्वल्स टू 3 हो गया, जो कि ये क्या है a1 वाला है और ये क्या है a2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n एट्रीब्यूट्स है, 2 डिफरेंट कैंडिडेट की है, तो ये कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितने निकालेंगे, तो मैक्सिमम नंबर सुपर की होगा 2 की पावर n-1, ये वाली फॉर्मूला है ना, ये वाला पूरा फॉर्मूला, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। तो इसमें पुट करेंगे तो 2 की पावर n-5-1, ठीक है, प्लस 2 की पावर n-3, ठीक है, 5-3 माइनस 2 की पावर 5-1 प्लस 3। सॉल्व करेंगे 18 आएगा, 18, तो ये क्या है, इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम सुपर की, मैक्सिमम सुपर कीज पॉसिबल, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ सुपर कीज मैक्सिमम पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया। ना बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्सियोम्स के बारे में। कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें है आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स, ठीक है, पहला रूल है, जिसमें आता है 3 चीजें, रिफ्लेक्सिविटी, आर्ग्यूमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। तीनों क्या होता है, तो एज अ नेम सजेस्ट, इफ बीटा बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये बेसिकली बीटा इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, ठीक है, कि बीटा अगर क्या है, अल्फा का सबसेट है, यानी अल्फा से निकल के आया बीटा, राइट। सो ए विल डिपेंडेंट ऑन बी, ठीक है, ए डिपेंड्स ऑन बी। आर्ग्यूमेंटेशन क्या होता है कि इफ अल्फा डिपेंड्स ऑन बीटा, ठीक है, देन गामा इंटू अल्फा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन गामा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिकम्पोज कर सकता है, डिपेंडेंट है, ठीक है, कि बेसिकली अल्फा से बीटा बन रहा है, ठीक है, बीटा को मैं अल्फा से डिकम्पोज कर पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं गामा इंटू अल्फा जो है, ठीक है, गामा इंटू अल्फा जो है उसको भी उससे मैं गामा इंटू मैं बीटा को डिकम्पोज कर पाऊंगा, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसमें समझ में आएगा ये। देन ट्रांजिटिविटी क्या है कि इफ अल्फा से मैं बीटा को डिकम्पोज कर पा रहा हूँ, बीटा से मैं गामा को डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो अल्फा से मैं गामा को डिकम्पोज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये इसके रिलेशंस है, रिलेशन फंक्शन में तुम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, सिमेट्री एंड ऑल। देन 3 और चीजें हैं, दैट इज यूनियन, डिकम्पोजिशन एंड सूडो ट्रांजिटिविटी। तो यूनियन क्या है कि एक अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन बीटा, ठीक है, डिकम्पोज टू बीटा, एंड अल्फा डिकम्पोज टू गामा होल्ड्स, देन अल्फा कैन ऑल्सो डिकम्पोज बीटा गामा। अल्फा से बीटा भी आ रहा है, अल्फा से गामा भी आ रहा है, तो अल्फा से बीटा एंड गामा दोनों आ सकते हैं, 2 रिलेशन, मतलब कि बेसिकली अल्फा एक बड़ा टेबल है, ठीक है, अल्फा एक बड़ा टेबल है जिसके अंदर क्या है, बेसिकली 1 2 3 4, ठीक है, ये अल्फा टेबल है जिसके अंदर A1 है मेरा, A2 है मेरा, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4, एट्रीब्यूट 5, ठीक है, और इसमें से लेट्स से A2 एंड A3, ठीक है, मेरा बीटा है, और ये मेरा क्या है, गामा है, ओके। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा से मैं बीटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं।
अल्फा से मैं गामा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अल्फा से मैं बीटा एंड गामा दोनों को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ एक साथ, यानी अल्फा से मैं दोनों को ही निकाल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अल्फा से बीटा गामा अगर होल्ड निकलता है, डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं, ए से डिकम्पोज हो रहा है बी गामा, ठीक है, देन होल्ड, देन अल्फा से बीटा डिकम्पोज हो सकता है, अल्फा से गामा भी डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज भी समझ में आएगी कि इफ अल्फा से डिकम्पोज हो रहा है बीटा गामा, ठीक है, इसका ये मतलब है कि अल्फा से बीटा डिकम्पोज अलग हो सकता है, और इसका ये भी मतलब है कि अल्फा से गामा भी अलग डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। सूडो ट्रांजिटिविटी क्या कहता है कि अल्फा से बीटा होल्ड, अगर अल्फा डिकम्पोज बीटा होल्ड करता है तो गामा बीटा से एंड गामा बीटा से ये इसको बोल रहे हो क्या, लैम्डा, ठीक है, या थीटा बोल रहे हो, ठीक है, होल्ड करता है, डेल्टा है बेसिकली, गामा बीटा से डेल्टा होल्ड करता है। तो अल्फा गामा यानी कि अल्फा एंड गामा से मैं क्या कर सकता हूं, इसको निकाल सकता हूं, यानी कि इसका और इसके हेल्प से, ठीक है, यानी इन दोनों को ही मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है, इसके हेल्प से मैं डेल्टा को निकाल सकता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स सेट। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, यानी सेट ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट विच कैन फंक्शनली डिटरमाइन फ्रॉम एन एट्रीब्यूट सेट, ठीक है, इज कॉल्ड क्लोजर, ठीक है। यानी कि क्या है कि यूजिंग द फंक्शन if B can determine an attribute set, then that attribute set will be closed, ठीक है, क्लोज होगा। जैसे कि क्लोज अंडर एडिशन पढ़ते हैं, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, वैसे ही है कि अगर कोई फंक्शन, कोई रिलेशन का यूज करके मैंने किसी से नया रिलेशन एक्सट्रैक्ट करा, तो फिर मैं कहूंगा कि क्या वो अंदर क्लोज है, ठीक है, क्लोज अंडर दैट प्रॉपर्टी है। कंसीडर आर से मेरा ए बी सी डी ई ये सारा है, ठीक है, इतना है। एफ से मेरा ये बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये, है ना, एफ डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो एफ डी क्या है कि ए से बी निकल सकता है, जी से सी एच निकल सकता है और बी सी से जी आई निकल सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सारे हैं, इसको हम बोलते हैं ये क्लोज्ड, ऐसे हम डिनोट करते हैं क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एसी क्लोज का मतलब क्या है, एसी से एसी निकल सकता है, एसी क्लोज से एसी बी निकल सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो हम देखते हैं कि जैसे अगर मैं कहूं कि ए क्लोज है, ठीक है, जहां से ए निकल पा रहा है मेरा, ठीक है, देन ए क्लोज है जहां से मेरा सी भी निकल पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं एसी है मेरा, एसी क्लोज्ड है मेरे पास, ठीक है, तो यहां से एसी निकलेगा, क्लोज अंडर मतलब क्लोज अंडर ये है, ठीक है, तो एसी भी निकल पाएगा। ए से ए प्लस क्लोज है, मतलब ए से ए निकल रहा है, ए से सी भी निकल रहा है, तो मैं कहूंगा कि ए प्लस से मेरा ए सी भी निकलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए प्लस से मेरा ए सी भी निकलेगा, राइट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू ना, कि ए से मेरा पूरा का पूरा ए ही निकल आ रहा है, ए से मेरा सी भी निकल आ रहा है, तो मैं ए सी ए इंटू सी कंबाइन भी तो उससे निकाल सकता हूं ना, सेम चीज, ठीक है। सेम मैं कह रहा हूं क्या कि ए सी पॉजिटिव जो है, ठीक है, एसी पॉजिटिव से मेरा एसी निकल के आ रहा है, ठीक है, और एसी पॉजिटिव से मेरा बी भी निकल के आ रहा है, एसी पॉजिटिव से मेरा बी भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एसी पॉजिटिव से मेरा एसी बी निकल के आएगा, बताओ, ए से मेरा बी है, ठीक है, और एसी से मेरा एसी है, तो ए से बी आ रहा है, एसी से एसी आ रहा है, तो ये ए से मैं बी यहां पे भी तो ला सकता हूं, तो ए से एसी तो आ ही रहा था, एसी से एसी आ ही रहा था, और इस ए से मेरा बी भी आ रहा है, राइट। तो इसको एसी ना लिख के मैं कहूंगा कि ए से मेरा एंड ए से मेरा बी आ रहा है, राइट।
AC से AC आ रहा है, AC से A से मेरा B आ रहा है, तो AC से मेरा ACB आएगा, राइट। नाउ ACB से ठीक है, अगर ACB कहूं तो ACB, A और C है ही और B, तो ACB से मेरा ACBGI आएगा। बताओ कैसे? BC यहां पे है, BC से मेरा GI आ रहा है और BC यहां पे है ऑलरेडी, ACB में BC है, तो यहां से मेरे ACB से मैं ACBGI भी तो निकाल सकता हूं, है ना, क्योंकि BC से मेरा GI निकल आएगा और BC मेरा AC में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ये आएगा। अब जो ACBGI है, ACBGI है, ये जो है, ठीक है, इससे मेरा ACBGIH भी निकल आएगा। बताओ, क्योंकि H कहां से है? H यहां से है। देखो, G से मेरा H भी निकल पा रहा है और C भी निकल पा रहा है। G मेरा ऑलरेडी यहां पे है, तो H ही तो बचा था, बाकी सब तो निकल ही आए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि AC से मेरा AC भी आ सकता है, AC अगर है तो मैं ACB भी आ सकता है, AC से मेरा ACBGI भी आ सकता है, AC से मेरा ये सारे आ सकते हैं, यानी कि AC से ये आ गया, AC से मेरा ये आ गया, ठीक है, AC से ही मेरा ये भी आ गया, AC से ही मेरा ये भी आ गया, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि AC जो है पॉजिटिव से मेरा ACBGIH आएगा, यानी AC से मैं ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। यानी AC क्लोजर है। क्लोजर का मतलब क्या है कि इसके अंदर से मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को निकाल सकता हूं, राइट। समझ में आ गया ना? बात करते हैं ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ये भी एक डिपेंडेंसी ही थी, राइट। अब बात करें ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होता है, तो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ट्रिवियल इफ इट सेटिस्फाई बिलो कंडीशन, और कंडीशन क्या है कि A से B अगर डिपेंडेंट है, इज ट्रिवियल इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। A से B आ रहा है और B अगर सबसेट है A का, ठीक है, A मतलब A B पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और B अगर A का सबसेट है, देन हम कहेंगे क्या है कि वो ट्रिवियल है, राइट। समझ में आया? एग्जांपल एकदम लीजिए कि ID और नेम से ID आ रहा है, ठीक है, ID क्या है? इसका सबसेट है, ID इज अ सबसेट ऑफ ID कॉमा नेम, राइट। तो ये हो गया, तो हमारा ये क्या है? ट्रिवियल है। सिमिलर नेम से नेम है, तो ये खुद के साथ। नोट रिलेशन बिटवीन अ सेट फंक्शनल डिपेंडेंसी F एंड इट्स क्लोजर F पॉजिटिव, तो F जो है F पॉजिटिव का मतलब F पॉजिटिव जो है F का सबसेट होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं। नाउ एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट ऑफ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज सेड टू बी एक्सट्रेनियस, यानी एक्स्ट्रा है, ठीक है, इफ वी कैन रिमूव इट विदाउट चेंजिंग द क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि बिना क्लोजर प्रॉपर्टी को चेंज किए हुए हम किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर पाए उसमें से। तो मतलब AC से लेट से ACBGIH था, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से मैं B को निकाल लूं, ठीक है, या फिर कहता हूं मैं C को निकाल लेता हूं, ठीक है, यहां से मैं C को निकाल लेता हूं, तो C जो है मेरा एक्सट्रेनियस है या नहीं प्रूव करना। तो C को अगर मैं निकाल लूं तो क्या मैं वापस उसको डिराइव कर पाऊंगा? तो बिल्कुल, यहाँ पे C यहाँ पे भी है, तो इससे अगर मैं इसको निकाल भी लूं तो A से B है और B और C से ये है, ठीक है, और G मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, तो ऐसे करके मैं इस C को निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक्स्ट्राजीनियस का एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल लूं तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वापस डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। लेटेस्ट, और इसका बेसिकली दो चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि कहा जाए कि अल्फा से बीटा है, ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड में मेरा कोई वेरिएबल है, लेट्स से x है, इसको मेरे को कहना कि ये एक्स्ट्रानियस है, ठीक है, और इसको मेरे को निकालना है कि मैं x को निकाल सकता हूं कि नहीं, x मेरा एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है कि नहीं। तो ये वाला जो कंडीशन, ये लेफ्ट वाले के लिए यूज होगा, ठीक है, लेफ्ट वाले में निकालना है तो ये कंडीशन यूज होगा, और राइट वाले में से निकालना है तो ये कंडीशन यूज होगा, ठीक है। जैसे कि क्या कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू a माइनस x का क्लोजर कंटेन्स बीटा, ठीक है, दैट इज एन एक्सट्रेनियस प्रॉपर्टी। तो अगर a b पे डिपेंडेंट है और a माइनस x जो है, ठीक है, क्लोजर, ठीक है, वो b को कंटेन कर रहा है, तो मेरा b क्या है?
एक्सट्रेनियस है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए ऑलरेडी है और ए माइनस एक्स है, ए ऑलरेडी है, तो मैं ए से बी को इससे मैं बी को आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, कंप्यूट ए पॉजिटिव अल्फा पॉजिटिव यूजिंग एफ डैश, ठीक है, दैट इज एफ माइनस अल्फा डिपेंड्स टू बीटा, इस मतलब एक कोई ये है एक्स है, इसको बोल लो एक्स है, ठीक है, और इसका यूनियन ए माइनस बीटा माइनस एक्स, तो इन दोनों का जब यूनियन करोगे और इससे अगर क्लोजर कोई बनाओगे, ठीक है, तो ए पॉजिटिव जो है कंटेन करेगा एक्स को, ये चीज भी इसी में है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई नहीं, हम समझते इधर से। एग्जाम्पल के लिए फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, एफ इक्वल्स टू ए टू बी और ए बी से सी है, ठीक है, मतलब ए डिपेंड कर रहा है बी डिपेंड कर रहा है ए पे एंड सी डिपेंड कर रहा है ए बी पे, यानी ए बी से मैं सी निकाल सकता हूँ, ए से मैं बी निकाल सकता हूँ। तो कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये एक्सट्रेनियस है, बी जो है एक्सट्रेनियस हो सकता है, ठीक है। तो एफ डैश जो है, ठीक है, एफ डैश क्या होगा, ए से बी और ए से सी, है ना, मैंने कहा कि ए से मैं बी निकाल सकता हूँ, ए से मैं सी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ए बी माइनस बी पॉजिटिव का क्लोजर, ए बी माइनस बी पॉजिटिव का क्लोजर मेरा क्या बनेगा, एक का क्लोजर, क्योंकि बी तो यहां से हट गया, ठीक है, ए बी में से बी हटा दिया मैंने, तो ए पॉजिटिव बचा, ए पॉजिटिव का क्लोजर है, ठीक है। नाउ ए पॉजिटिव का क्लोजर है, तो ए से मैं बी बना सकता हूं, ए पॉजिटिव का क्लोजर से मैं ए निकाल सकता है, ठीक है, और ए पॉजिटिव से मेरा ए बी निकल सकता है यहां से यूज करके, ठीक है, ए बी यूज करके, ठीक है, और ए बी आ गया तो ए पॉजिटिव से मेरा ए बी सी भी निकल आएगा, राइट। तो ए पॉजिटिव से मैं तीनों चीज निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये एक एक्सट्रेनियस प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको अगर मैं रिमूव भी कर दूं तो क्योंकि मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी से मैं उसको वापस रिट्रीव कर सकता हूं। सेकेंड कंडीशन के लिए कि ए से बी सी निकल सकता है, ए बी से सी डी निकल रहा है, ठीक है, ए से बी सी और ए बी से सी डी, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या सी जो है एक्सट्रेनियस प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, क्या ये है, तो एफ डैश निकालेंगे तो ए से बी सी निकल सकता है और ए बी से डी निकल सकता है, मैंने हटा दिया इसको, ये सी पूछ रहा है, मैंने सी को हटा दिया, ठीक है। तो एफ डैश जो ये वाला फॉर्मूला है कि अल्फा माइनस बीटा कर दिया मैंने, ठीक है, कि अल्फा पॉजिटिव यानी अल्फा का क्लोजर निकालना, तो अल्फा माइनस अल्फा जो बीटा पे डिपेंड कर रहा है उसको हम निकाल दो, ठीक है। तो ए बी सी और ए यहां से क्या करना है, अल्फा में से बी माइनस एक्स करना है, ठीक है। तो बी माइनस एक्स मैंने करा कि बीटा में से जो भी मेरा वो है उसको इसमें से हटा दिया, ठीक है। तो ए बी बिलोंग कर रहा है डी से, मतलब ए बी डी डिकम्पोज हो रहा है ए बी से और ए बी सी डिकम्पोज हो रहा है ए से, तो ए बी का पॉजिटिव, ए बी का क्लोजर है ना, ए बी का क्लोजर ए बी देगा, राइट। और ए बी का क्लोजर अगर ए बी देगा, क्योंकि एक्सट्रेनियस मेरा क्या है सी मेरे को चेक करना है, तो ए बी का इसमें सी नहीं अभी नहीं आया, ठीक है, लेकिन ए बी आएगा, ठीक है। और ए बी आएगा तो क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी में मेरा है ए बी से मैं सी डी को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, तो ए बी से मैं ए बी सी डी को भी बना पाऊंगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बी इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में से जो मेरा सी है वो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है, यानी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, जिसको रिमूव भी कर दूं तब भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। नाउ canonical cover है, a canonical cover is a set of functional dependencies that is equivalent to a given set of functional dependency but is minimum in terms of number of dependencies, जिसमें number of dependencies क्या हो, minimum हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं canonical cover, ठीक है, कि बेसिकली क्या है, एक set of functional dependency है जो कि equivalent to another set of, ठीक है, मतलब कि A है और A B C है, ठीक है, दो सेट्स है, राइट, और दोनों क्या है बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो जो मिनिमल है, ठीक है, इज मिनिमल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसी के टर्म में मिनिमम है, वो मेरा क्या है, कैनोनिकल कवर। स्टेप्स टू फाइंड कैनोनिकल कवर क्या है कि राइट ऑल सिंगल एट्रीब्यूट्स ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, रिमूव रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज बाय आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम एंड रिमूव एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हारा मिनिमल फंक्शनल डिपेंडेंसी निकल जाएगा कि मिनिमम से मिनिमम कितना चाहिए, राइट, कि मिनिमम तुम्हें कितना चाहिए। एग्जांपल के लिए ए से बी से निकल आएगा, ए से बी निकल आएगा और बी सी से सी है और ए बी से सी है, ये तुम्हारा दिया हुआ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो क्या करो, सिंगल वाले सबको राइट में लिख लो, ठीक है। तो ए से बी सी है मेरे पास, ठीक है, और ए से मेरे पास सी है,
ठीक है, ए से बी सी था तो ए से बी निकल आएगा, ए से सी निकल आएगा। ठीक है, ऐसे करके सबको सिंगल सिंगल लिख दो। ठीक है, और इसमें से फिर जो रिडंडेंट आ रहा है, जो बार बार आ रहा है, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, तो जो बचेगा लास्ट में वो क्या है, कैनोनिकल कवर। ठीक है, ये है, राइट। ये एग्जाम्पल है, इसको तुम देख लेना। ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने अभी तक बताया तुम्हें, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कि इक्विवेलेंस क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। तो कह रहा है एफ कवर्स जी, ठीक है, सच दैट जी जो है सबसेट है एफ पॉजिटिव का। एफ पॉजिटिव मतलब एफ क्लोजर। ठीक है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका क्लोजर, जिसका मतलब है ऑल रिलेशन शुड सेटिस्फाई ऑन जी व्हाइल टेकिंग द क्लोजर ऑफ एफ। ठीक है, एफ कवर्स जी का मतलब क्या है कि जी जो है सबसेट होगा एफ का पॉजिटिव का, है ना, कि जितना भी सब रिलेशन है जो सेटिस्फाई करे जी को, ठीक है, व्हाइल टेकिंग द क्लोजर ऑफ एफ पॉजिटिव। समझ गए। ऐसे जी कवर एफ का मतलब क्या है कि ऑल रिलेशन दैट सेटिस्फाई एफ व्हाइल टेकिंग द कवर ऑफ क्लोजर ऑफ जी। ठीक है, इफ इट सेटिस्फाई बोथ एफ इज इक्विवेलेंट टू जी, तो हम कहेंगे क्या है कि वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कि एफ कवर कर रहा है जी को एंड जी कवर कर रहा है एफ को, तो हम कहेंगे क्या है कि बेसिकली ये जो है इक्विवेलेंट है, एफ इज इक्विवेलेंट टू जी। अगर एफ कवर्स करता है जी को एंड जी कवर करता है एफ को, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या है कि दोनों ही अपना वो कर रहा है, इक्विवेलेंट है। एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि F1 जो है, ठीक है, F1 जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये वाला PQ से P से Q, Q से R और R से P। ठीक है, F2 क्या है, P से R है, Q से R है एंड R से Q है। तो हम चेक करेंगे कि क्या F1 कवर कर रहा है F2 को, तो देखेंगे कि P पॉजिटिव तो हम PQR निकाल सकते हैं, राइट। Q पॉजिटिव से हम QRP निकाल सकते हैं, R पॉजिटिव से हम RPQ निकाल सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो यहां से मेरे को पता चला है कि हाँ F1 कवर करेगा F2 को बिकॉज बाय टेकिंग द क्लोजर ऑन F1, ठीक है, ऑल रिलेशन सेटिस्फाइज F2। ठीक है, सिमिलरली हम चेक करेंगे कि F2 कवर करता है क्या F1 को, तो यहां से अगेन कहेंगे तो P पॉजिटिव से PQR आ जाएगा, Q पॉजिटिव से QR आ जाएगा एंड R पॉजिटिव से RQ आ जाएगा, राइट। सब आ गया। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो कि हाँ Q से QR आ गया, ठीक है, F2 से F1 में तो Q से R आ रहा है, ओके, R से Q आ रहा है एंड P से R आ रहा है। ठीक है, तो P से R, तो P पॉजिटिव अगर कहूं तो P पॉजिटिव से मेरा क्या क्या आएगा यहाँ पे अगर चेक करें तो P से Q R है दोनों, तो PQR, ठीक है, P से तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, राइट। Q पॉजिटिव से मैं R फाइंड कर पा रहा हूं, ठीक है, और मैं क्या फाइंड कर पा रहा हूं, Q से मैं R और Q से R ही फाइंड कर पा Q, ठीक है, तो Q से मैं QR फाइंड कर पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन PR का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। R पॉजिटिव से क्या कर रहा हूं, R पॉजिटिव से मैं RQ फाइंड कर पा रहा हूं, ठीक है, R से मैं Q फाइंड कर पा रहा हूं, R से मैं R भी फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो सो P से Q, Q से R एंड R से P, है ना, तो P से Q अगर फाइंड कर पा रहा हूं, ठीक है, और तो PQ हो गया मेरे पास, PQ से तो PQ में P से मैं Q फाइंड कर पा रहा हूं, ठीक है, तो P पॉजिटिव से मैं PQ भी फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है, और PQ फाइंड कर पा रहा हूं तो PQ पॉजिटिव से, ठीक है, मैं PQR भी फाइंड कर पाऊंगा, राइट, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर यहां पे हम देखें तो Q की बात करें तो Q से मैं R फाइंड कर पा रहा हूं, राइट, और कुछ मैं फाइंड कर पाऊँ, नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ, Q से मैं और कुछ नहीं फाइंड कर पा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि Q पॉजिटिव से मैं क्या फाइंड कर पाऊंगा, Q भी फाइंड कर पाऊंगा, तो Q पॉजिटिव से मैं QR भी फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे P रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल सारे रिलेशंस को कवर नहीं करता है, इसीलिए F2 इज नॉट कवर्स F1, तो ये क्या है, क्लोजर नहीं है, इट विल नॉट सेटिस्फाई द डिपेंडेंसी, ठीक है, R डिपेंड्स ऑन R इज डिपेंडेंट ऑन P ऑन F1, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं, समझ गए। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या है। तो व्हेन ए रिलेशन इज डिकम्पोज इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट हेल्ड इन ओरिजिनल रिलेशन स्टिल मेंटेन, ठीक है,
कि जो ओरिजिनल रिलेशन में जो डिपेंडेंसी है उसको मेंटेन करे, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एनोमलीज, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, लॉस भी नहीं होने देगा, ठीक है, ये सारी चीजें बचाएगा। F is a subset of F positive, then F positive should preserve all dependency of F, मतलब कि अगर कोई चीज कोई सेट किसी पे डिपेंडेंट है तो उसके सारे डिपेंडेंसीज को वो प्रिजर्व करे, ठीक है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। लॉसलेस डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन दोनों आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि लॉसलेस है इसका ये मतलब बेसिकली है, लॉसलेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कन्वर्ट डिपेंडेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, टेबल्स को, एंड उसके बाद क्या करेंगे, नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो वापस वो क्या करेगा, ओरिजिनल टेबल को दे देगा, ठीक है। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन टोटली डिफरेंट चीज है कि मतलब बेसिकली जो भी हम वो कर रहे हैं, ठीक है, सबसेट बना रहे हैं, वो उसके सारे डिपेंडेंसीज को वो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। ये इसका एग्जांपल है कि ए रिलेशन आर ए बी सी डी विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ डी इक्वल्स टू ए बी, बी सी और सी से डी एंड डी से ए। तो देख रहे हो, ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है और डी, तो सब कुछ ये करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट डिकम्पोज इनटू 3 रिलेशन एज फॉलो कि आर से ए बी, R2 में बी सी और R3 में सी डी। तो इससे मैं इसको निकाल सकता हूँ, इससे मैं इसको निकाल सकता हूँ, राइट। तो F1 क्या है, ए से बी, बी से ए बेस्ड ऑन R1, ठीक है। F2 क्या है, बी सी और सी बी, ठीक है, और F3 क्या है, सी डी एंड डी सी। F पॉजिटिव क्या है, तीनों का यूनियन कर लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए से बी से ए, बी से सी, सी से बी एंड सी से डी, डी से सी, ठीक है। नाउ डी से ए इज मिसिंग, राइट। लेट्स टेक डी पॉजिटिव क्लोजर ऑन F पॉजिटिव, ठीक है। तो जब डी पॉजिटिव लेंगे क्लोजर ऑन F पॉजिटिव, तो डी से मैं क्या निकाल सकता हूं, डी से सी भी, डी से सी निकल रहा है, ठीक है, और डीसी से मैं बी निकाल पाऊंगा क्योंकि सी से बी निकाल पा रहा हूं और से ए निकाल पा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मेरे को पता है कि डी डिपेंडेंट है किस पे, ए, यानी ए डिपेंड कर रहा है डी पे, ठीक है। डिपेंडेंसी इज प्रिजर्व्ड आफ्टर ऑल द डिकम्पोजिशन, यानी कि जो भी हमने डिकम्पोजिशन करा यहाँ पे, जितना भी करा हमने, ठीक है, इसके बाद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी को प्रूव कर पा रहे हैं कि हाँ डी बेसिकली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ए से, ठीक है, यानी कि ए डिपेंड कर रहा है डी पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करते हैं। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और लूजलेस डिकम्पोजिशन दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।